तो बेटा अगले एग्जांपल्स की हम बात करते हैं, 9th एग्जांपल्स। कॉन्जुगेशन बताना है। तो देखो यहाँ पे पाई सिग्मा पाई, तो यहाँ पे पाई पाई कॉन्जुगेशन है। नो डाउट इसका लोन पेयर भी इसके पास है, बट लोन पेयर का कॉन्जुगेशन नहीं है। देखो लोन पेयर और अगले एटम पे देखो कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे पाई पाई कॉन्जुगेशन है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस कर रहे हैं, 4p इलेक्ट्रॉन्स, तो p ऑर्बिटल भी 4 हुए और 4p इलेक्ट्रॉन्स भी क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस कर रहे हैं। दोनों लोन पेयर लोकलाइज्ड है। इसके जो 2lp है वो क्या है, लोकलाइज्ड है। रेजोनेंस करेगा तो डीलोकलाइज्ड और रेजोनेंस नहीं करेगा तो लोकलाइज्ड। क्लियर। अगला एग्जांपल देखो, अब थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। पाई सिग्मा पाई, ये कार्बन रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है। टोटल नंबर ऑफ p ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6, p ऑर्बिटल 6, पाई इलेक्ट्रॉन 6, और दोनों लोन पेयर उसके क्या हैं, लोकलाइज्ड हैं कीटोन का। नेक्स्ट देखो पाई सिग्मा पाई, और इसका भी लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, याद रखना, क्योंकि लोन पेयर का कॉन्जुगेशन ही नहीं है। तो आपके पास 2 पाई बॉन्ड में से एक ही पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा। कितने p ऑर्बिटल रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, 1 2 3 4 5 6। इसका तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और sp3 है तो p ऑर्बिटल होने का कोई मतलब नहीं होता। तो कितना आंसर आएगा, 6, और इसका 1lp जो है वो क्या है, लोकलाइज्ड है। मेरे ख्याल से क्लियर है बच्चों को। ये सारी चीजें सीखोगे तभी तो हम मैकेनिज्म कर पाएंगे, क्योंकि मैकेनिज्म में है क्या, रिएक्शंस में है क्या। अरे भैया इलेक्ट्रॉन देखना है, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा वही जाके प्लस पे अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव प्लस पे अटैक करता है, प्लस माइनस पे अटैक करता है। और प्लस माइनस को कौन सपोर्ट करता है, कैसे पता चलता है किसे प्लस है किसे माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है, और मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, है ना। यहां पे 1 2 3 4 5 6 कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां तक तो हमने आप बच्चों को सिखा दिया, क्या सिखाया, पाई पाई कॉन्जुगेशन। ये जो एग्जांपल्स थे पाई पाई के, अब पाई के साथ साथ हम किसकी बात कर रहे हैं, लोन पेयर का कॉन्जुगेशन। देखो पाई नेक्स्ट एटम पर क्या है, NH2, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में होगा। बच्चे कहते हैं कि सर इसका हाइब्रिडेशन तो sp3 होगा। नो भाई, जब आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था तो कहा था कि स्टेरिक नंबर काउंट करने के लिए लोन पेयर को तब इंक्लूड करेंगे जब वो कॉन्जुगेशन में ना हो। ये कॉन्जुगेशन में पाई सिग्मा लोन पेयर, तो इस n का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। करेक्ट। तो ये p ऑर्बिटल जो है ना, ये जो लोन पेयर है वो p ऑर्बिटल में, एक p ऑर्बिटल इधर है, एक p ऑर्बिटल इधर है। टोटल p ऑर्बिटल कितने हैं, 3p ऑर्बिटल है भैया। इसमें टोटल p ऑर्बिटल कितने हैं, 3, और लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस कर रहे हैं, 1 2 3 4। लोन पेयर इसका डीलोकलाइज्ड है। लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है। नई बात समझ में आ रही है। लोन पेयर अगर कॉन्जुगेशन में होगा तो रेजोनेंस करेगा, कौन रोक सकता है, क्योंकि फिर वो कहते हैं वो स्ट्रक्चर नेचर में पाया नहीं जाता, वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है, इसका मेन स्ट्रक्चर होता है हाइब्रिड, जो आपको सिखाएंगे। ऐसे यहां भी देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, आउट ऑफ द 2 लोन पेयर ओनली 1 लोन पेयर विल डीलोकलाइज्ड। तो टोटल p ऑर्बिटल्स कितने हैं, यहां पे एक p ऑर्बिटल में क्या है, लोन पेयर है, और एक लोन पेयर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में होगा, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। बच्चों को समझ में नहीं आता sp2 कैसे है, आपने सीखा था, फिर मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूं। लोन पेयर अगर कॉन्जुगेशन में होगा, स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करोगे। स्टेरिक नंबर कैसे निकालोगे, एक इधर बॉन्ड पेयर, एक इधर बॉन्ड पेयर 2, और 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, एक लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा, स्टेरिक नंबर 3 निकलेगा, हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp2। तो टोटल p ऑर्बिटल कितने हुए, 1, एक यहां p ऑर्बिटल आएगा 2, एक यहां पे आएगा 3, एक यहां पे आएगा 4, एक यहां पे आएगा 5। तो 5 p ऑर्बिटल्स आए, और इलेक्ट्रॉन्स कितने आए रेजोनेंस करने वाले, हर ऑर्बिटल में 1 2 3 4, और यहां पे एक लोन पेयर, तो 4 और प्लस लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 6। तो आउट ऑफ द 2 लोन पेयर एक लोन पेयर लोकलाइज्ड है, एक लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। करेक्ट बेटा। अगला एग्जांपल अब थोड़ा फास्ट करेंगे। देखो यहां पे कितना जाएगा, 1 2 3 4 5, तो यहां पे p ऑर्बिटल, यहां भी 5 आएंगे, इलेक्ट्रॉन 6 आएंगे। अब ये देखो 15th क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट लिखा है।
और 15th को आप 12 से कंपेयर करो। 12 में NH2 का हाइब्रिडेशन sp2 आया, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है, इस लोन पेयर को हमने एक्सक्लूड कर दिया स्टेट नंबर में, लेकिन ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है। देखो पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 बार सिग्मा आया, तो यहां पे कोई भी p ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस नहीं कर रहा है, और इस मॉलिक्यूल में NH2 का लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। तो 15th को देखो हमने इंपॉर्टेंट लिख दिया। कॉन्जुगेशन में होगा तो रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो लोन पेयर p ऑर्बिटल में होगा, यानी sp2 होगा, उसका हाइब्रिडेशन sp3 नहीं होगा, ध्यान देना। इसमें देखो पाई सिग्मा सिग्मा डबल सिग्मा आ गया। अब यहां पे ये OH क्या रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? नहीं, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो यहां पे रेजोनेंस करने वाले कितने p ऑर्बिटल्स हैं? 1 2 3 4। रेजोनेंस करने वाले 4 p ऑर्बिटल्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। OH का लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है, OH का लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा, अल्कोहल में रेजोनेंस नहीं होता। बेंजीन में फ्लोरीन लगा दिया, बेंजीन में 6 इधर आ जाएगा, और यहां पे आउट ऑफ द 3 लोन पेयर एक लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, तो 6 p ऑर्बिटल कितने हुए? 6। एक तो बाहर फ्लोरीन का है, और 6 कहां मिले? बेंजीन के रिंग के मिले। 6 + 1 कितने हो गए p ऑर्बिटल्स? 7। फिर से मैं बताना चाहूंगा, बार बार बताना चाहूंगा, क्योंकि बच्चे नहीं समझ पाते। 3 लोन पेयर में से एक लोन पेयर, बच्चे कहते हैं क्यों रेजोनेंस करेगा? भैया साइंस एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है। जब इस मॉलिक्यूल का रिसर्च किया गया तो देखा कि यहां पर ये जो सिंगल लाइन दिख रही है ना, यहां पे सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहां पे डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ रहा है, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए रेजोनेंस की हेल्प ली गई है। सीखोगे आप चल करके। 7, तो 7 के साथ 7 p ऑर्बिटल, क्योंकि फ्लोरीन का एक p ऑर्बिटल जिसमें एक लोन पेयर है रेजोनेंस कर रहा है, तो 6 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऐसे यहां पे देखो, इस NH2 की अगर बात करो तो NH2 का लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है, कॉन्जुगेशन में है ही नहीं। अगर कॉन्जुगेशन में नहीं है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 होगा, लोन पेयर उसका लोकलाइज्ड होगा। अगर लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा तो टोटल रेजोनेंस करने वाले इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हैं? 6। बेंजीन वाले इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो टोटल जो p ऑर्बिटल्स आए दैट वे वो 6 आए, और रेजोनेंस करने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स आए वो भी क्या आए? 6 आए, लेकिन लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो NH2 का लोन पेयर को क्या कर दें? लोकलाइज्ड है। अगला एग्जांपल देखो, कीटीन इसको बोलते हैं। इसमें कॉन्जुगेशन की बात करो, देखो पाई बॉन्ड के साथ अगले एटम पे, तीसरे एटम पे ऑक्सीजन पर क्या है? लोन पेयर। तो यहां पे पाई LP कॉन्जुगेशन है। आउट ऑफ द 2 लोन पेयर एक लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, दूसरा रेजोनेंस नहीं कर रहा है, करेक्ट। तो यहां पे, और इधर से भी देख लो, लोन पेयर के साथ अगले एटम पे पाई बॉन्ड है, तो यहां पे पाई LP कॉन्जुगेशन है। रेजोनेंस करने वाले जो p ऑर्बिटल हैं, एक p ऑर्बिटल में एक लोन पेयर है और 2 p ऑर्बिटल यहां पर है। टोटल p ऑर्बिटल्स कितने हैं? 3। और रेजोनेंस करने वाले टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2, और 2 यहां पर कितने आ गए? 4। आउट ऑफ द 2 लोन पेयर एक लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, एक लोन पेयर इसका मतलब यह है कि अगर किसी एटम के पास मोर देन 1 लोन पेयर हो तो एक ही रेजोनेंस करेगा, बाकी लोग रेजोनेंस नहीं करेंगे, करेक्ट। अगला एग्जांपल देखो, पाई बॉन्ड के साथ अगले एटम पे नेगेटिव चार्ज। अब पाई बॉन्ड के साथ अगले एटम पे नेगेटिव चार्ज, क्या ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा? अगर कॉन्जुगेशन में होगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो आपने कहा पाई बॉन्ड अगले एटम पे, आगे पाई बॉन्ड नहीं है, हमें पीछे नहीं जाना है, आगे जाना है। तो यहां पर ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं गए, नेगेटिव और ये पाई रेजोनेंस में है। तो टोटल p ऑर्बिटल्स कितने इसके पास हो गए? 3 p ऑर्बिटल्स। एक तो ये नेगेटिव चार्ज वाला p ऑर्बिटल, और ये इधर कॉलेज जो इसने पाई बॉन्ड बना रखा है, ये p ऑर्बिटल्स, 3 p ऑर्बिटल्स, और इलेक्ट्रॉन 1 2, और नेगेटिव चार्ज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो गए? 4। यहां पर देखें पाई और यहां पे नेगेटिव, कितने p ऑर्बिटल्स? 3। ये नेगेटिव चार्ज p ऑर्बिटल में होगा, याद रखना। नेगेटिव डॉट बनाने का मतलब ये नहीं है कि एक हवा में इलेक्ट्रॉन्स होगा। इलेक्ट्रॉन के पाई जाने के लिए कोई ऑर्बिटल तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये नेगेटिव चार्ज कहां पर जाएगा? ऑर्बिटल में। उस ऑर्बिटल का नाम होगा कौन सा? p ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ? sp2। अब बच्चे कहते हैं कि सर अगर कार्बेनाइन होगा तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? देखो, अगर हम कार्बेनाइन यहां बना दे, देखो C ऐसे ओपन चेन में, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां कार्बन, ये रेजोनेंस नहीं कर रहा ना भाई, रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या जाएगा? sp3 करेगा। अगर रेजोनेंस में शामिल होगा, कॉन्जुगेशन में होगा, तो वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होगा। उसका रियल स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसको p ऑर्बिटल में हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन है। यहां पर नोटिस करें, पाई सिग्मा पाई, ये sp3 कार्बन है, ये नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है बेटा,
क्योंकि कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। तो टोटल पी ऑर्बिटल्स कितने हुए 4, और इलेक्ट्रॉन्स जो रेजोनेंस कर रहे हैं वो भी कितने हैं 4। यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो रेजोनेंस कर रहे हैं वो कितने हैं 4। पाई बॉन्ड इधर और नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। नई बात बच्चों को समझ में आती है। देखो नेगेटिव चार्ज क्या होता है, कोई बॉन्ड बनाना, बॉन्ड बनता है डबल इलेक्ट्रॉन से। नेगेटिव चार्ज किस इसके ऊपर कब आएगा, जब शेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा। तो अपने शेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया था, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले आए, तो पेयर्ड होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। यहां पे देखो ये sp3 कार्बन है, ये रेजोनेंस नहीं करेगा। टोटल रेजोनेंस कितने कर रहे हैं 1 2 3 4 5 पी ऑर्बिटल से रेजोनेंस कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 3 4 और 4 + 2 6। यहां पे देखो कार्बोक्सिलेट आयन नेगेटिव सिग्मा पाई कितने रेजोनेंस कर रहे हैं, एक पी ऑर्बिटल इधर है, एक पी ऑर्बिटल इधर है, एक पी ऑर्बिटल इधर, इसका हाइब्रिडेशन क्या जाएगा sp2। तो अगर sp2 जाएगा तो टोटल पी ऑर्बिटल कितने हुए 3, और रेजोनेंस करने वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 2 + 2 कितने हो गए 4। ऐसे यहां पर देखो 1 2 3 4 5 पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, सॉरी पाई सिग्मा प्लस, तो 1 2 3 4 5 पी ऑर्बिटल्स हुए। टोटल इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस जो कर रहे हैं इसका ऑर्बिटल खाली है। पॉजिटिव चार्ज जब किसी के ऊपर आ जाता है ना तो इसका पी ऑर्बिटल खाली है। पॉजिटिव चार्ज आया कैसे, जो बॉन्ड बना था ना, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिससे उसने बॉन्ड बनाया था वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। तो मान लो यहां Cl लगा था तो Cl निकल गया, तो Cl माइनस के फॉर्म में निकलेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा प्लस चार्ज आ जाएगा। एक बॉन्ड टूट गया, तो एक बॉन्ड टूट गया, तो यहां 3 बॉन्ड बचा है कार्बन के, 3 बॉन्ड का 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे इसका ये ऑर्बिटल क्या है बेटा वैकेंट है। कार्बोकेटाइन का ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है वैकेंट होता है। तो अब देखो कॉन्जुगेशन करने वाले जो पी ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3 4 5 हो गए, लेकिन रेजोनेंस करने वाले इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा 4। ऐसे आगे की बात कर लो, यहां पे देखो फ्री रेडिकल है, अगर यहां फ्री रेडिकल है इसका भी हाइब्रिडेशन क्या आएगा, कॉन्जुगेशन में था इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp2 आएगा। तो टोटल पी ऑर्बिटल्स के पास कितने हैं 1 2 3। ये वाले दोनों कार्बन रेजोनेंस नहीं कर रहे हैं, तो पी ऑर्बिटल कितने आ गए 3, और इलेक्ट्रॉन्स जो रेजोनेंस कर रहे हैं वो कितने आ गए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस कर रहे हैं। इसे कहते हैं पाई फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन। ऐसे यहां पे नोटिस कर सकते हैं 1 2 पाई सिग्मा, इधर से कॉन्जुगेशन नहीं है क्योंकि यहां पर हाइब्रिडेशन क्या चलाएगा sp3 चलाएगा। इधर से पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, कितने पी ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5 पी ऑर्बिटल्स है, और रेजोनेंस करने वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स भी आए। फिर उसके बाद यहां पे देखें पाई वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। आप बच्चों को पता है कि पी ऑर्बिटल बी बोरॉन का क्या होता है वैकेंट होता है, ये पी ऑर्बिटल क्या होता है बेटा वैकेंट होता है। तो इसमें टोटल पी ऑर्बिटल्स जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है वो कितने हैं 3, और रेजोनेंस करने वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने, इसके पास ऑर्बिटल खाली है 1 2। करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये देखो बैक बॉन्डिंग, यहां पे भी बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस, यहां भी बैक बॉन्डिंग इज ऑल्सो रेजोनेंस। फास्फोरस का ऑर्बिटल खाली है और नेगेटिव चार्ज बैक बॉन्डिंग बैक कर लेगा, तो यहां पे कितने ऑर्बिटल्स हैं जो रेजोनेंस कर रहे हैं 1 2, और कितने इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस कर रहे हैं 2। वो कौन से दोनों इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन का नेगेटिव चार्ज, फास्फोरस तो सिर्फ ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है। लास्ट एग्जांपल है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, कार्बोकेटाइन का ये ऑर्बिटल वैकेंट है, तो ये लोन पेयर इधर चला जाएगा। यानी वैकेंट ऑर्बिटल के बगल में कोई भी एटम हो जिसके पास नेगेटिव हो, लोन पेयर हो, या क्या कहते हैं हाँ नेगेटिव या लोन पेयर हो, तो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है वैकेंट की तरफ दे देता है। तो यहां पे ऑर्बिटल जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है वो कितने हैं 2, और जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है वो भी कितने हैं 2। इतने सारे एग्जांपल्स 30 एग्जांपल्स मैंने बच्चों को दिया। आई एम श्योर कि आपको जरूर पता चल गया होगा कि कहां पे रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस करने वाले पी ऑर्बिटल्स कितने हैं, एज वेल एज कितने इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस कर रहे हैं। तो बेटा कंटिन्यू करते हैं रेजोनेंस को। हमने आपको लास्ट क्लास में ये बता दिया था कि रेजोनेंस करने की कंडीशंस क्या होती है, ठीक है। आज हम आप बच्चों को सिखाएंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो कि हाइपोथेटिकल होते हैं, उसको हाइपोथेटिकल लिविस स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। तो लिविस स्ट्रक्चर बनाना बच्चों को आता है, बट एक टेक्निक है, उस टेक्निक से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमेशा अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। देखो आप बच्चों को पता है जब कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है ना, किसी चीज का भी जो मूवमेंट होता है हाई डेंसिटी से किधर होता है, लोअर की तरफ होता है। सेम वैसे ही आप बच्चों को जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा तो पाई इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है, फ्लो कराना है। तो पाई इलेक्ट्रॉनों को फ्लो कराना है, तो फ्लो कराने की प्रोसेस पता है क्या होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर की तरफ
इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। तो देखो मैंने हेडिंग डाल रखा है ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जो क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल लेविस स्ट्रक्चर्स। तो इसका जो रूल होना चाहिए, रूल डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एकदम करेक्ट लेविस स्ट्रक्चर आपका बनेगा। तो देखो कैसे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब, मान लीजिए कहीं नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो और ये दोनों पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में हो, तो नेगेटिव और लोन पेयर का जो फ्लो है ना वो पाई बॉन्ड की तरफ करा देना, या पाई बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन में पॉजिटिव चार्ज के साथ है तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन फ्लो किसके साथ करा देना, पॉजिटिव के साथ करा देना। सिमिलरली अगर नेगेटिव और लोन पेयर डायरेक्टली कॉन्जुगेशन में हो, कॉन्जुगेशन का मतलब मैंने आपको बताया था जस्ट नेक्स्ट एटम पे, जैसे मान लीजिए एक एटम पे नेगेटिव और लोन पेयर है ना, जस्ट अगले वाले एटम पर पॉजिटिव चार्ज है या वैकेंट ऑर्बिटल है, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर की तरफ आपने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर देना है। ठीक है, तो ये तो मैंने कुछ टेक्निक बताई कैसे हम डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने वाले हैं। साथ साथ हम बच्चों को ये भी बताना चाहेंगे यार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बेटा स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे, क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी के बेसिस पर ही हाइब्रिड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन होगा और उसके बेसिस पे वो अपना कैरेक्टर शो करेगा। फिर धीरे धीरे हम लोग बहुत सारे एटलीस्ट 30 एग्जांपल्स के साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाएंगे और उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बताएंगे। तो 7th पॉइंट मैं यहां डाल रहा हूं, 7th पॉइंट, डिटरमिनिंग स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। तो सीक्वेंस जो मैं सिखा रहा हूं उस सीक्वेंस से आपको क्या करना है, डिफरेंट मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के बारे में बात करनी है। सीक्वेंस शुड बी, सबसे पहली चीज स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें पाई बॉन्ड का नंबर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी को आप ज्यादा करोगे। क्यों, क्योंकि अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो वैसे का वैसे रहेगा, जो भी चेंज होगा पाई इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, तो जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा, जिसमें बॉन्डिंग ज्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। पहला रूल आप लागू, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। पहली चीज आपने पाई बॉन्ड को देखना है। अब मान लो पाई बॉन्ड की स्टोरी, दो स्ट्रक्चर है, दोनों में पाई बॉन्ड इक्वल है, तब क्या देखना है, तो देखना है कि कौन सा चार्ज है कौन सा अनचार्ज है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा कर देना, अनचार्ज की स्टेबिलिटी कम कर देना। दूसरा एग्जांपल चार्ज और अनचार्ज। पहला जो रूल लगाओगे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तीसरा रूल जो लगाओगे चार्ज और अनचार्ज के बाद जो तीसरे स्टेप पे अटेम्प्ट पे आप सोचोगे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। नेगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा ना तो स्टेबिलिटी को ज्यादा कर देना, और पॉजिटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा तब स्टेबिलिटी को ज्यादा कर देना। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफ नेगेटिव चार्ज इज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम and positive charge is on less electronegative atom। अगले स्टेप पे हमें ये सीक्वेंस पे जाना है। अगले नेक्स्ट स्टेप में इससे भी हमें स्टेबिलिटी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या करना है, तब देखना है कि अपोजिट चार्ज जितना पास पास होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और लाइक चार्ज जितना दूर दूर होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्योंकि अपोजिट चार्ज जब पास पास होगा ना तो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अनलाइक चार्ज एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन लाइक चार्ज। तो इतने रूल से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की क्या बात करने वाले हैं, स्टेबिलिटी बात करने जा रहे हैं। 99% प्रॉब्लम
इसी सारे रूल से, इसी सीक्वेंस से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम सॉल्व कर लेंगे, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 1 ओजोन लेते हैं। मैंने पहली क्लास में बताया था कि ओजोन से, और ओजोन, NO2 और बेंजीन से, 3 मॉलिक्यूल से हमने आप बच्चों को रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट बताया था, कैसे रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आया। अब ओजोन के रेस्पेक्ट में हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसका एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। ये देखो आपने ऐसे बनाया होगा, डबल बॉन्ड हो, और यहां आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ या प्लस माइनस बनाओ, बात क्या है, बराबर है। अब देखो ये लेविस स्ट्रक्चर क्या है, ये वैलिड स्ट्रक्चर नहीं है, तो इससे हम क्या करें, एक दूसरे लेविस स्ट्रक्चर के बारे में बताएं। तो अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर बना सकते थे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर ही तो बना सकते थे। ऐसे भी देखो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर ही बना सकते हैं, O, और यहां पर O आया, O यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, और यहां पर पाई बॉन्ड। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। मैंने बताया था हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ। तो ये नेगेटिव चार्ज को इधर ट्रांसफर करो और मेक श्योर कि वैलेंसी का, एटम की वैलेंसी का वायलेशन ना हो, कि जो जितने बॉन्ड बनाता है उतने ही बॉन्ड बनाएगा, करेक्ट। तो नेगेटिव चार्ज को इधर किया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को इधर कर दिया। देखो ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया और यहां पर पाई बॉन्ड आ गया, यहां पर प्लस चार्ज आया। रिवर्स किया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। 2RS मिले, दोनों की स्टेबिलिटी क्या होगी बताओ, बराबर होगी। तो अगर दोनों की स्टेबिलिटी बराबर होगी तो हाइब्रिड में दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इक्वल होगा। एटम्स अपनी प्लेस पर होंगे, देख लो एटम्स अपनी प्लेस पर होंगे, है ना, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड से वो कनेक्टेड है। देखो सिग्मा बॉन्ड से वो कनेक्टेड है, करेक्ट। बस जो ये यहां ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन तीनों एटम पर इक्वली होगा। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करो। दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में प्लस प्लस, देखो सेंटर वाले ऑक्सीजन पर प्लस कर दिया, बट नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पर, इस पर भी और इस पर भी क्या है, डीलोकलाइज्ड है। दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है, तो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यहां पर डेल माइनस आएगा और यहां भी क्या आएगा, डेल माइनस आएगा। तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ओजोन। इसी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए ये बहुत सारे हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाए गए। याद रखना ये दोनों स्ट्रक्चर नेचर में नहीं पाए जाते। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 में मैं आपको नाइट्रो से सिखाना चाहूंगा। देखो नाइट्रो की स्टोरी क्या है। ये रेजोनेटिक, ये हम लोग स्ट्रक्चर कौन सा वाला बनाते हैं, लिविस स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप बच्चों ने बनाया है। लेकिन ये वैलिड स्ट्रक्चर नेचर का है ही नहीं, क्योंकि यहां पे 2 अलग अलग तरह की बॉन्ड है। जबकि अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो देखते हैं कि NO बॉन्ड लेंथ इक्वल है। हाँ, तो यहां एक यहां स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ओजोन में OO बॉन्ड लेंथ इक्वल, OO बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। इसकी बात करें तो अगर हम इधर बना सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ऊपर भी तो बना सकते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, देखो R आ गया, N आ गया, यहां पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड O कर दिया। दोनों की स्टेबिलिटी क्या होगी, इक्वल होगी। अब देखो अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा दें तो प्लस और माइनस बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो माइनस से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और पाई बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। माइनस वाला इलेक्ट्रॉन किधर धक्का मारेगा, प्लस की तरफ। यानी इसको अगर हम ऐसे ड्रॉ करें, देखो बेटा RN डबल बॉन्ड O, अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन हटाएं तो प्लस माइनस बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, और प्लस माइनस बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या सिखाया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो माइनस से पाई की तरफ, कॉन्जुगेशन में है तो ये माइनस चार्ज इधर किया, और जैसे ये माइनस चार्ज इधर किया, इस पाई इलेक्ट्रॉन को उठा के कहां कर दिया, O पर कर दिया। क्योंकि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी है, 4 है, 5 बनाना नहीं है। मैक्सिमम कोवैलेंसी जब 4 आएगी तो नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आएगा। नॉर्मल कोवैलेंसी नाइट्रोजन की 3 है, जैसे अमोनिया, और जब NH4 प्लस बन जाता है तो N के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। तो इस तरीके से हमने इधर कर दिया। देखो अब इधर क्या मिल गया, RN O पर माइनस और डबल बॉन्ड O, सेंटर एटम पे प्लस चार्ज। तो दोनों की स्टेबिलिटी देखो इक्वल है। अगर दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल है तो जब बेटा हम हाइब्रिड बनाएंगे तो NO बॉन्ड लेंथ क्या होगी बताओ, इक्वल होगी। सेंट्रल नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा, पाई बॉन्ड इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और नेगेटिव चार्ज, सिंगल नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पर इक्वली क्या है, स्कैटर्ड है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट फिर क्या बनाऊं, क्या नाइट्रो में NO की बॉन्ड लेंथ इक्वल है। सब पूछा जाता है व्हाट इज द ट्रू अबाउट नाइट्रो, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, एंड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, NO बॉन्ड लेंथ विल बी इक्वल। एक खास बात मैं बताना चाहूंगा बच्चों को, पहले ही बता चुका हूं, यहां N के पास एक p ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास एक p ऑर्बिटल है। ये ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये भी p ऑर्बिटल में होगा, तभी तो जाके रेजोनेंस होगा। हमने कहा था कि नेगेटिव
पॉजिटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल अगर पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होंगे तो डीलोकलाइजेशन होगा, और डीलोकलाइजेशन तभी होगा जब वो p ऑर्बिटल में होगा। तो अगर इस ऑक्सीजन के पास एक p ऑर्बिटल है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। इसका तो sp2 आप निकाल लेते हो, इसका sp2 निकाल लेते हो, लेकिन इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन आप नहीं निकाल पाते हो। तो अगर रेजोनेंस में है कोई भी एटम तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? sp2 होगा। करेक्ट? तो नाइट्रो के बारे में मैंने बताया। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको बहुत थोड़ा टाइम लगा के बताऊंगा, बेंजीन का एग्जाम्पल। ये देखो बेंजीन, इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं, यह है बेंजीन। ठीक, ये पाई बॉन्ड यहां है, पाई बॉन्ड यहां है, पाई बॉन्ड यहां है। ये फर्जी स्ट्रक्चर है, नेचर में पाया नहीं जाता, क्योंकि नेचर में तो बेंजीन में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ इक्वल है। तो यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो हर तरफ इक्वल है, तो फिर क्या करें? तो चाहे इधर डीलोकलाइज करो, उधर डीलोकलाइज करो, बात बराबर है। ये पाई बॉन्ड इधर चला गया, ये पाई बॉन्ड इधर चला गया, ये पाई बॉन्ड इधर चला गया। अब अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला, ये पाई बॉन्ड इधर आया, पाई बॉन्ड इधर आया, पाई बॉन्ड इधर आया। दोनों की स्टेबिलिटी क्या है बेटा? इक्वल है। दोनों की स्टेबिलिटी अगर इक्वल है तो हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन दोनों का क्या होगा? इक्वल होगा। अगर हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा तो सीसी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। तो बेंज ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड में सीसी बॉन्ड्स आर इक्वल। तो आप बच्चों को ये वाला स्ट्रक्चर दिया जाएगा और पूछेंगे बताओ इसके लिए सच्चाई क्या है, तो आप हाइपोथेटिकल वाला स्ट्रक्चर की बात, हाइपोथेटिकल वाले स्ट्रक्चर की कैरेक्टर की बात क्यों करेंगे? आप हाइब्रिड के बारे में बात करेंगे जो नेचर में पाया जाता है। मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा, थोड़ा आप बच्चों को फील आएगा। देखो हर कार्बन के पास एक एक p ऑर्बिटल है, तो देखो ऐसे ऐसे एक एक p ऑर्बिटल मैंने बना दिया। ऐसे ही यहां पे भी 6p ऑर्बिटल है, और मजे की बात यह है बेटा कि हाइब्रिड में भी p ऑर्बिटल, ऑर्बिटल तो अपनी जगह ही होंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हर एटम के p ऑर्बिटल में जा रहे हैं। ये देखो, इसका मैं हाइब्रिड बनाना चाहूं तो ये देखो, हाइब्रिड बनाने के लिए क्या करूं कि ओवरलैपिंग कराओ ऊपर वाले ऑर्बिटल का ऊपर वाले ऑर्बिटल के साथ। देखो ऊपर वाला जो लोब था ऊपर को ऊपर के साथ कर दिया, और अगर मैं नीचे वाले की बात करूं, क्योंकि p ऑर्बिटल जब बनता है तो ओवरलैपिंग ऊपर भी होती है और नीचे भी होती है। ये देखो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो ब्लैक वाली लाइन है दैट इज सिग्मा ऑर्बिटल, फ्लैट हेक्सागन, और ये जो ब्लू वाली लाइन है, ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन्स ऊपर है, प्लेन के ऊपर है, सिग्मा प्लेन के ऊपर है, और जो रेड वाले इलेक्ट्रॉन्स है सिग्मा प्लेन के नीचे है। ठीक है ना भाई? तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसके पास देखो, बेंजीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस करने वाले हैं वो कितने हैं? 6 है, और कहते हैं कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड है। मतलब क्या है पता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने घरों की भाषा में बात करें, जैसे मान लो कि एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में 6 लोग रहते हैं, 6 कार्बन की फैमिली, कार्बन टाइप की फैमिली है, 1 2 3 4 5 6, और हर रूम में एक एक बच्चे हैं। इसके रूम में एक बच्चा है, इसके रूम में एक बच्चा है, इसके रूम में बच्चा है, इसके रूम में बच्चा है। तो ये तो थ्योरेटिकल है, लेकिन सच्चे माने में अगर देखा जाए, इन फैमिली जो 6 कार्बन के लोग हैं, 6 फैमिली मेंबर्स हैं, इनके जो 6 बच्चे हैं ना रेड वाले, ये सबके घरों में जा रहे हैं। देखो ना, सबके घरों में जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। मतलब ये इसके घर में भी जा रहा है, इसके घर में जा रहा है, इसके घर में, इसे कहते हैं डीलोकलाइजेशन। इलेक्ट्रॉन्स तो रुकता वैसे नहीं, इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा मूवमेंट करता है। तो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है, जो रेजोनेंस करने वाला इलेक्ट्रॉन है, वो जस्ट एडजेसेंट वाले पाई इलेक्ट्रॉन पे अगर कॉन्जुगेशन में है तो उसके ऑर्बिटल में भी जा रहा है, डीलोकलाइज्ड। तो कोई बोले कि ये 6 कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने p ऑर्बिटल में रेजोनेंस कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं? तो आंसर आएगा 6p ऑर्बिटल में वो क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। सारे इलेक्ट्रॉन्स सारे ऑर्बिटल के पार्ट हैं, मिक्स्ड है। करेक्ट? तो इस तरीके से हमने ऑर्बिटल डायग्राम बताया, किसका? बेंजीन का, हाइब्रिड का। तो इसकी अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम की बात करें तो यहां पे देखो, ये पाई बॉन्ड इधर है, तो यहां ऐसे ऐसे ओवरलैप कर दो, यहां ऐसे ऐसे ओवरलैप कर दो, यहां ऐसे ऐसे ओवरलैप कर दो। उसके बाद रेड वालों को ऐसे ओवरलैप कर दो, यहां पे ओवरलैप कर दो। ये सॉरी,
यहां पे ओवरलैप कर दो, यहां पे ओवरलैप कर दो, यहां पे ओवरलैप कर, काम हो गया। तो अब हम इस स्ट्रक्चर से आप बच्चों को यह सिखा पाए हैं कि ऑर्बिटल्स अपनी जगह पे ही रहेगा, खाली इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। करेक्ट? तो ये हो गया बेंजीन का हाइब्रिड सीसी बॉन्ड लेंथ इक्वल। उसी तरह से ओजोन के बारे में अगर देखो तो ओजोन के पास देखो एक पी ऑर्बिटल यहां है, एक पी ऑर्बिटल यहां है और एक पी ऑर्बिटल यहां है जिसमें नेगेटिव चार्ज है। ऐसे यहां पर अगर मैं हाइब्रिड बनाऊं तो ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन पूरे हर जगह 3 पी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर वाले हो गए बेटा, और नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4। मैंने आपको सिखाया था। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 4। यह भी बेंजीन से ही रिलेटेड है, ब्यूटाडाइन। ये देखो ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन में हमने कहा था अभी बच्चों को कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ, बट बेंजीन में तो इलेक्ट्रॉन क्या है? यूनिफॉर्मली अटैच्ड है। क्यों? क्योंकि सबका हाइब्रिडेशन sp2 है, ना कहीं प्लस है ना कहीं माइनस है, वही स्टोरी इधर है। तो बेंजीन में अगर इलेक्ट्रॉन उधर जा सकता है तो इधर भी आ सकता है, अगर ऐसे में घुमा सकता हूं तो इधर भी घुमा सकता हूं। उसी तरह से यहां पे अगर पाई इलेक्ट्रॉन को इधर हम घुमा सकते हैं तो इधर से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो दोनों स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। एक बार देखो इधर गया इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन इधर गया यहां पर तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। तो देखो यहां पर नेगेटिव आ गया और यहां पर क्या गया? पॉजिटिव आ गया। तो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखो बेटा अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, ये पाई बॉन्ड इधर आया, ये पाई को इधर कर देते, यहां पे इधर करते तो यहां पे प्लस आ जाता, फिर ये घूम जाता इधर, तो यहां पे नेगेटिव आ गया, यहां पर प्लस आ गया। अब स्टेबिलिटी पहला रूल कहता है जहां पाई बॉन्ड ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। पहले रूल से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, ए की स्टेबिलिटी ज्यादा। और बी और सी की बात करें तो दोनों की स्टेबिलिटी क्या होगी? इक्वल। स्टेबिलिटी ए इज ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी। हाइब्रिड अगर बनाएंगे तो हाइब्रिड में ए का कैरेक्टर सबसे ज्यादा जाएगा क्योंकि ए की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ध्यान से सुनना, पहले स्ट्रक्चर में दोनों की स्टेबिलिटी बराबर, तो हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन इक्वल, ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ इक्वल, नाइट्रो में NO बॉन्ड लेंथ इक्वल, बेंजीन में CC बॉन्ड्स आर इक्वल। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या थी? इक्वल थी। लेकिन अगर हम ब्यूटाडाइन की बात करें तो ए की स्टेबिलिटी ज्यादा, तो ए का कैरेक्टर ज्यादा जाएगा। अगर ए का कैरेक्टर ज्यादा जाएगा तो ए में हम क्या नोटिस कर रहे हैं? टर्मिनल पर पाई बॉन्ड नोटिस कर रहे हैं और बीच में सिग्मा बॉन्ड नोटिस कर रहे हैं। तो टर्मिनल पर पाई बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा जाएगा और बीच में सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर जाएगा, बट 100% सिग्मा नहीं होगा। भैया ये दोनों लोग भी तो कहेंगे कि मेरा भी तो भाग पार्टिसिपेशन दो, मेरा भी तो कंट्रीब्यूशन दो। तो यहां पे पाई बॉन्ड है, यहां पे पाई बॉन्ड है, तो थोड़ा सा यहां पाई बॉन्ड कैरेक्टर भी आएगा। यहां सिग्मा है और यहां सिग्मा है तो थोड़ा सा किनारे पर भी क्या आएगा? सिग्मा भी आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? CC बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। CC बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। ब्यूटाडाइन में CC बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। नेट चार्ज तो 0 ही रहेगा। क्यों? देखो ये न्यूट्रल है और जितना इसका कंट्रीब्यूशन है उतना इसका कंट्रीब्यूशन है। से फॉर 10% ये जा रहा है तो 10% ये जा रहा है तो 80% ये जा रहा है। तो 10% भी यहां प्लस है, इस किनारे 10 माइनस है, न्यूट्रल। यहां प्लस है, यहां माइनस है, न्यूट्रल। ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, पोलर नहीं है, नॉन पोलर है। लेकिन CC बॉन्ड्स इक्वल नहीं है। तो ब्यूटाडाइन में लॉन्गेस्ट बॉन्ड किसकी आएगी? इस बीच वाले की। ये जो बॉन्ड होगी ना बेटा, ये क्या होगी? बीच वाली बॉन्ड क्या होगी? लॉन्गेस्ट होगी, लॉन्गेस्ट बॉन्ड। और टर्मिनल बॉन्ड्स जो होगा, ये टर्मिनल बॉन्ड्स जो होगा वो शॉर्टर होगा और इक्वल होगा। तो मुझे लगता है कि आप बच्चों को समझ में आ रहा है धीरे धीरे। शुरू के 4-5 एग्जांपल्स अगर समझ लोगे ना तो हर क्वेश्चंस का, हर जो क्वेश्चन कराएंगे उसका प्रोसेस एक ही जैसे होगा। ठीक? तो हमने ब्यूटाडाइन तक किया। अगले एग्जाम्पल में तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में बात करें। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखो ये एलीन का केस है, पाई और अगले एटम पे पाई। पहली बात तो ये पाई बॉन्ड लोकलाइज्ड है। क्यों ये पाई बॉन्ड लोकलाइज्ड है? क्योंकि ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 जैसे किया था ब्यूटाडाइन का ना, वहां क्या था? पाई सिग्मा पाई था और यहां पाई 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 आ गया। तो ये वाला पाई बॉन्ड को रेजोनेंस नहीं कराना है, सेम वही स्टोरी फॉलो करना है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, यहां पर क्या आया? यहां पर नेगेटिव आया, यहां पे प्लस आया। इस पाई बॉन्ड को उठा के आपने क्या कर दिया? यहां कर दिया, पाई बॉन्ड बन गया। तो देखो किनारे पर प्लस आ गया, CH2 प्लस C ट्रिपल बॉन्ड C
और CH2 पर कौन सा चार्ज आया, माइनस चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है तो इलेक्ट्रॉन इधर भी अपोजिट भी तो आ सकता है। ये देखो CH2 नेगेटिव, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 पर प्लस चार्ज। स्टेबिलिटी की बात करोगे तो स्टेबिलिटी A की ज्यादा, B इक्वल टू C। क्यों? क्योंकि B और C में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या है, कम है। B और C में इसको B मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, करेक्ट। तो इसका हाइब्रिड की बारे में बात करें तो हाइब्रिड में देखोगे स्केलेटन को चेंज मत करना भाई, स्केलेटन को चेंज करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन यहां डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। देखो यहां पर तो बीच वाले में अगर हम इसको नंबरिंग कर दे 1 2 3 4, 4 एटम में 2 और 3 की बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट होगी, क्योंकि वहां पे पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। और टर्मिनल की बॉन्ड लेंथ देखोगे तो लॉन्गर होगी और इक्वल होगी। मेरे ख्याल से एग्री कर रहे होगे आप। तो इसका कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, हाइब्रिड। नेट चार्ज 0 होगा, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी है, इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा जाएगा। इन दोनों की कंट्रीब्यूशन बराबर होगा कि दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है, तो यहां प्लस है, यहां माइनस है, यहां न्यूट्रल हो गया, यहां प्लस है, यहां माइनस है, यहां न्यूट्रल हो गया। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, तो लो यहां इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा, तो डबल बॉन्ड यहां तो देखो क्या हो गया, आया। बट डबल बॉन्ड तो इसका 100% आएगा, क्योंकि इसका डबल बॉन्ड तो रेजोनेंस नहीं कर रहा है, बट इन दोनों पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड के कारण यहां पे पार्शियल कैरेक्टर आ गया ट्रिपल बॉन्ड का, क्योंकि इन दोनों का कंट्रीब्यूशन कम है। अगले स्ट्रक्चर में देखो, अगले स्ट्रक्चर ये भी ब्यूटाडाइन जैसा है। अगर इसको आइटम नंबर 1 कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, चाहे इधर चलो इधर चलो, यहां पे नेगेटिव यहां पे प्लस, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। तो देखो यहां पर प्लस चार्ज आ गया, यहां पे नेगेटिव गया, यहां पर प्लस गया। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट भी जा सकता है। ये देखो यहां पे प्लस कर दिया, यहां पे पाई बॉन्ड आया, और यहां पर नेगेटिव आ जाएगा, और यहां पर क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। दोनों की स्टेबिलिटी बराबर, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन किसका होगा, ए का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा। पाई इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां तक स्कैटर्ड है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों कार्बन, यहां के इलेक्ट्रॉन से रेजोनेंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे तो पी ऑर्बिटल है ही नहीं। ध्यान देना, यहां पे पी ऑर्बिटल है नहीं, ये रेजोनेंस नहीं कर रहा। रेजोनेंस 1 2 3 4, जो एटम कॉन्जुगेशन में वही तो रेजोनेंस करेगा भाई। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो नेगेटिव प्लस आया, नीचे आ सकता है प्लस माइनस आया। हाइब्रिड बनाया, प्लस और माइनस न्यूट्रल हो गया, प्लस और माइनस न्यूट्रल हो गया। पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। याद रखना सीसी बॉन्ड इक्वल नहीं है, क्योंकि सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या है, अनइक्वल है। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसके कंट्रीब्यूशन ज्यादा। एक शॉर्टकट बताता हूं, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी इक्वल हो जाए तो बता देना कि सारे बॉन्ड पैरामीटर सेम है। और जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी अनइक्वल हो तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा वैसा ही हाइब्रिड दिखेगा। तो स्टेबिलिटी ए की ज्यादा तो हाइब्रिड ऐसे ए की तरह से दिखेगा, बट 100% ए की तरीके से नहीं दिखेगा। इन दोनों का भी तो थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेशन होगा। तो क्या दिखेगा, आप कह देना कि 1 2 और 3 4 की बॉन्ड लेंथ शॉर्टर है, क्योंकि पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, और 2 3 की बॉन्ड लेंथ लॉन्गर है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर है ए में। बट हां, थोड़ा सा यहां पे पाई बॉन्ड भी कैरेक्टर आएगा ड्यू टू दी स्ट्रक्चर बी एंड सी। अगली इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, एग्जांपल नंबर 7 का इस मॉलिक्यूल का नाम है एक्रेल्डिहाइड। ठीक है, पाई पाई कॉन्जुगेशन। अब यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि ये देखो, ये माइनस आई करता है एल्डिहाइड का ग्रुप, तो अगर ये माइनस आई कर रहा है, वो पाई पाई कॉन्जुगेशन है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो माइनस आई की तरफ जाएगा। ऑब्वियसली इसकी ताकत ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनाना है। याद रखना, ये तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं भाई। तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में बच्चे कहते हैं सर आप इधर कर रहे हो, आप उधर करो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो उधर बनाओ। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने को तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बना सकते हो, लेकिन वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल होगा। और हाईली अनस्टेबल होगा तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, और एनर्जी ज्यादा होगी तो कंट्रीब्यूशन बहुत मात्र का मिनिमम होगा। तो हमने बताया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी अप्रॉक्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो जैसे जो रूल बता रहा हूं उस तरह से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, क्योंकि ये माइनस आई कर रहा है, तो इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, देखो बेटा ये बन गया, यहां ओ पर माइनस चार्ज आ गया और यहां पर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज आ गया। अब इससे अगर इसको बनाना हो तो आप क्या करोगे, इसको पलटोगे, इसको इधर किया और इसको इधर किया। ठीक है, तो इससे ये बन जाएगा। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी कम, क्योंकि यहां पे पाई बॉन्ड के नंबर ज्यादा है। ए और बी में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा,
स्टेबिलिटी ए इज ग्रेटर देन बी, तो हाइब्रिड बनाने के लिए आप क्या करोगे? स्केलेटन तो वैसे बना दिया, यहां पर O है, पाई बॉन्ड इतना दूर में फैला दिया, 1 2 3 4 1 2 3 फैला दिया। अब देखो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करो। अब यहां पे स्टेबिलिटी बी की कम है लेकिन बी चार्ज है और ए तो अनचार्ज है, तो ए तो कहता है कि मेरे कारण तो अनचार्ज जाएगा, लेकिन बी कहता है नहीं भैया 10% तो मेरा लो चार्ज जाएगा। तो 10% इसके कारण अगर मैं चार्ज बनाऊं तो इस किनारे प्लस आएगा और इस किनारे क्या आएगा? माइनस आएगा। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दिस मॉलिक्यूल। आप देखोगे ऊपर तो देखो हमने न्यूट्रल बनाया, ये देखो न्यूट्रल बनाया, हाइब्रिड की नहीं बनाया। क्यों न्यूट्रल बनाया हाइब्रिड? क्योंकि ये जो चार्ज दोनों स्ट्रक्चर थे इनकी स्टेबिलिटी इक्वल थी, तो हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन उनका क्या जाएगा? इक्वल। से फॉर 10% 10% ये गया, 10% ये गया, तो यहां प्लस है यहां माइनस है, न्यूट्रल हो गया, यहां प्लस है माइनस है, न्यूट्रल हो गया। लेकिन इन दोनों स्ट्रक्चर्स में वो तो अनचार्ज है और ये क्या है? चार्ज है। तो जो कंट्रीब्यूशन जो चार्ज आएगा उसके कारण कुछ तो डालोगे, 10%, 5% 10% कुछ तो डालोगे, तो यहां पार्शियल प्लस आएगा। तो ये मॉलिक्यूल पोलर है भाई। ये तो देखो नॉन पोलर था, इसका हाइब्रिड नॉन पोलर था क्योंकि प्लस माइनस आया ही नहीं। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है इसका कॉमन नेम है एक्रेल्डिहाइड। आई एम सॉरी, हाँ एक्रेल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम है एक्रेल्डिहाइड, ACRYLDEHYDE, एक्रेल्डिहाइड। एक्रेल्डिहाइड का जो हाइब्रिड होता है वो पोलर होता है। ओलंपियाड में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट विल बी द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दिस मॉलिक्यूल, एक्रेल्डिहाइड। अगला मॉलिक्यूल एकदम एक्रेल्डिहाइड जैसा, हमने कीटोन लगा दिया। देखो यहां पे कीटोन लगा दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कीटोन जब माइनस आई हो रहा हो तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर कराओगे? माइनस आई की तरफ कराओगे। पाई पाई कॉन्जुगेशन, माइनस आई कर रहा है, तो देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। जैसे यहां पे प्लस माइनस आया, ये पाई इलेक्ट्रॉन घूम करके इधर चला गया। तो अब इसका जब हाइब्रिड बनाओगे, ये देखो यहां O पर कौन सा चार्ज आया? माइनस चार्ज। यहां पर पाई बॉन्ड और यहां पर कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। हाइब्रिड बना देना। इसका भी हाइब्रिड पोलर होगा क्योंकि प्लस माइनस आएगा। इसका हाइब्रिड देखो थोड़ा छोटा बना दिया मैंने, ऐसे बनाया, ये O आया, पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस कार्बन पर प्लस चार्ज है, इस कार्बन पर माइनस चार्ज है। इसका भी हाइब्रिड क्या है बेटा? पोलर है। सिमिलरली 9th क्वेश्चन। अब तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिस आप बच्चों की हो रही होगी। रिंग बना दिया, पाई बॉन्ड ऊपर कर दिया, ये पाई बॉन्ड को इधर कर दिया। अब थोड़ा मैं फास्ट कर सकता हूं, मुझे लग रहा है कि आप बच्चे समझ रहे हो। O पर माइनस चार्ज आ गया, यहां पाई बॉन्ड आ गया, यहां पे प्लस चार्ज। देखो ये पाई बॉन्ड ऊपर किया, यहां पे प्लस चार्ज आया, तो ये पाई बॉन्ड उठा के इधर कर दिया। अब ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसको जब बनाओगे तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में A की स्टेबिलिटी ज्यादा, B की स्टेबिलिटी कम है, तो अब हाइब्रिड स्ट्रक्चर A के कारण न्यूट्रल, लेकिन B के कारण क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो यहां पे पार्शियल प्लस बनाया और यहां पे पार्शियल माइनस बनाया। ठीक है बेटा, तो ये भी कंपाउंड पोलर हो गया। अब देखो नई चीज आ गई। अभी तक मैंने बताया था आप बच्चों को कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। अगला एग्जांपल देखो, इंपॉर्टेंट भी लिखो, सबका पैटर्न एक ही तरह से। बताओ पहले यहां पे कॉन्जुगेशन किसका है? तो आप कहोगे सर पाई सिग्मा लोन पेयर। पाई और लोन पेयर का कॉन्जुगेशन है। तो क्या मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर की तरफ, तो लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन पाई की तरफ होगा। करेक्ट? तो लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ। ये देखो लोन पेयर को इधर कर दो, तो ये पाई बॉन्ड को इधर कर दो। तो यहां पर हमें जो स्ट्रक्चर मिला बेटा, NH2 के साथ प्लस और यहां पर माइनस चार्ज। स्टेबिलिटी पाई बॉन्ड दोनों में इक्वल है। दूसरा रूल कहता है कि अनचार्ज स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन दी चार्ज, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो हाइब्रिड जब बनाओगे तो हाइब्रिड में देखो कितना शानदार चीज आप बच्चों को मिल रहा है। NH2, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक स्कैटर्ड है। इस नाइट्रोजन पर पार्शियल प्लस चार्ज है और इस कार्बन पर क्या है? पार्शियल माइनस चार्ज है। दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। दिस इज नोन एज विनाइल। इसे विनाइलिक पाई बॉन्ड बोलते हैं, विनाइल अमाइन। तो आप बच्चों से एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि विनाइल अमाइन की सच्चाई क्या है? तो आप बोलोगे विनाइल अमाइन पोलर है, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है और इस किनारे वाले पाई बॉन्ड पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अगर कोई हाइब्रिडाइजेशन बाप बोले NH2 का क्या होगा? भैया sp3 नहीं होगा,
क्योंकि sp3 होगा तो p ऑर्बिटल ही नहीं बचेगा, और p ऑर्बिटल नहीं बचेगा तो रेजोनेंस होने का कोई मतलब नहीं है। इस रियल स्ट्रक्चर जो नेचर में पाया जाता है उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो पहले देखा जाता है यार जो मॉलिक्यूल है ये नेचर में कैसा पाया जा रहा है। नेचर में देखा गया n और कार्बन के बीच में तो यहां सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहां पार्शियल पाई बॉन्ड का कैरेक्टर है। तो उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे हाइपोथेटिकल लिविस स्ट्रक्चर्स के बारे में साइंटिस्ट लोगों ने सोचा। तो कोई बोले विनाइल अमाइन का कैरेक्टर क्या है, तो आप बोलोगे N और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो यहां पर क्या है विनाइल अमाइन के डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन CN, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। करेक्ट। अगला एग्जांपल ये देखो, ये भी पाई सिग्मा और लोन पेयर। लोन पेयर देखो कॉन्जुगेशन में आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में आ गया तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो लोन पेयर से पाई की तरफ, नेगेटिव से पाई की तरफ। देखो मैंने इस लोन पेयर को आगे बढ़ाया, तो ये लोन पेयर आगे कब बढ़ सकता है, जब ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पर जाए। तो अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये देखो O के साथ H आया, यहां प्लस चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज और यहां पे पाई बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉन एक और बनाया, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये नेगेटिव से फिर पाई बॉन्ड की तरफ। ये देखो इससे हम इधर ही बना सकते हैं, नेगेटिव से पाई की तरफ। अगर इसको इधर कर दें ये इधर चला जाएगा, फिर ये बन जाएगा। इसीलिए डबल बॉन्ड एरो बनाते हैं। इधर नेगेटिव चार्ज इधर आया, ये पाई बॉन्ड कहां चला गया बेटा, इधर चला गया। अब देखो यहां कैसे बन गया, OH पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड यहां पे नेगेटिव चार्ज। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 3। चलो नंबरिंग करते हैं धीरे धीरे करते हुए। 1 एटम, सेकंड एटम, थर्ड एटम, फोर्थ एटम, फिफ्थ एटम। ऑक्सीजन का दिया हुआ इलेक्ट्रॉन 5 एटम्स पर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कैसे, ये इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन 3 पर दिखाई पड़ा। देखो 3 पर नेगेटिव चार्ज आया, 3 से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, कहां पे दिखाई पड़ा, 5 पे दिखाई पड़ा। इसी को तो बोलते हैं रेजोनेंस। इससे ही हम जाके रियल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो अगर हम इस रियल स्ट्रक्चर की बात करें, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ABC। अगर हम रियल स्ट्रक्चर की बात करें तो रियल स्ट्रक्चर में जो इसका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन है, पहली बात हर एटम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जब वो दे रहा है, कोई भी अगर डोनेटिंग ग्रुप होता है तो आप बच्चों ने पढ़ा है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में भी जब देता है तो डोनर पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। देखो पॉजिटिव चार्ज यहां पे भी, यहां पे भी, यहां न्यूट्रल है, तो यहां पे पूरा पार्शियल पॉजिटिव नहीं आएगा, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है और यहां दोनों पे प्लस चार्ज है। इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब अगर हम बात करें आप बच्चों से, इसका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन कहां कहां दिखाई पड़ेगा, तो आपने बोला 1 2 3 पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज दिखाई पड़ेगा और इस पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज दिखाई पड़ेगा। दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, डीलोकलाइजेशन। और ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसे आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ये देखो, तो इसका जो दिया हुआ इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर एटम नंबर 1 बोले, इसको एटम नंबर 2 बोले, इसको एटम नंबर 3 बोले, तो इसका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन कहां दिखाई पड़ेगा, 3 नंबर पर। बच्चे बोलते हैं कि क्यों आप 3 पे शो कर रहे हो। बार बार वही सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं, साइंस इज द एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट। पहले इस मॉलिक्यूल को जब हम रिसर्च करना शुरू करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखेंगे, तो देखते हैं कि ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आता है। तो प्लस चार्ज कब आएगा, जब उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, तो लेने वाले पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। 3 नंबर पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो भैया रियल स्ट्रक्चर को कैसे एक्सप्लेन करोगे, दिमाग लगाओगे। दिस इज द रिसर्च, यही रिसर्च होती है। तो आपने इसने देखो इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा होगा, तभी जाके हम हाइब्रिड को एक्सप्लेन कर पाएंगे। हाइब्रिड को एक्सप्लेन करें तो हाइब्रिड को एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना बेटा, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा। ये देखो इसका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन यहां तक दिखाई पड़ रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर हमने पार्शियल प्लस चार्ज बना दिया। तो दिया तो कहां दिया, इस एटम पे दिया। देखो हाइब्रिड स्ट्रक्चर को हमने एक्सप्लेन कर लिया। तो फिर से कॉन्सेप्ट बनाओ। जब कोई प्लस एम करता है, प्लस एम मैं गलत बोल गया, आगे का कॉन्सेप्ट बोल गया। जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो देगा
तो कहीं दिखाई पड़ना चाहिए। तो कहां दिखाई पड़ना चाहिए? जो एटम कॉन्जुगेशन में होगा, जो एटम कॉन्जुगेशन में होगा उस पर दिखाई पड़ेगा। आप नोटिस कर सकते हैं, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, किनारे दिखाई पड़ा, दिखाई पड़ा कि नहीं दिखाई पड़ा? देने वाले पे प्लस आया, लेने वाले पे माइनस आया। इसमें नोटिस करो, यहां पे देखो लोन पेयर, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, बीच में पहले दिखाई पड़ा, तभी जाके। और हाइब्रिड में भी बीच में दिखाई पड़ता है, हाइब्रिड में भी देखो बीच में दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, कहां दिखाई पड़ेगा? इस किनारे दिखाई पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का दिया हुआ इलेक्ट्रॉन 2 एटम्स पर क्या है? डीलोकलाइज्ड है, ट्रांसफर्ड है, कार्बन नंबर 3 पर और कार्बन नंबर 5 पर। ऐसे 1 का दिया हुआ इलेक्ट्रॉन 3 पर। अब चलो दिमाग लगा के बताओ, 13 एग्जाम्पल में, 13 एग्जाम्पल में इसका लोन पेयर, लोन पेयर कौन सा कॉन्जुगेशन है? पाई सिग्मा पाई लोन पेयर। इसको एटम नंबर 1 बोलो, 2 बोलो, इसको 3 बोलो, इसको 4 बोलो, इसको 5। बताइए अगर 1 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो मैंने सिखाया है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर की तरफ, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा तो कहां दिखाई पड़ेगा? क्या 2 पे दिखाई पड़ेगा? आंसर है नो। क्या 3 पे दिखाई पड़ेगा? आंसर है एस। 3 पे दिखाई पड़ेगा, और 3 के बाद फिर कहां दिखाई पड़ेगा? क्या 4 पे दिखाई पड़ेगा? आंसर है नो। कहां दिखाई पड़ेगा? 5 पे दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वही कॉन्जुगेशन में देखो, लोन पेयर सिग्मा पाई 3 पे दिखाई पड़ेगा, फिर उसके बाद पाई सिग्मा पाई 5 पे दिखाई पड़ेगा। अब यहां पे देखो, ये जाके घर में बना लेना, ये लोन पेयर ने इलेक्ट्रॉन इधर इधर आगे बढ़ा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर कार्बन नंबर 3 पर क्या आएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ड्रॉ कर देते हैं यार, नहीं तो आप भी परेशान हो गए। ये देखो NH, इसने पाई बॉन्ड यहां आया, यहां पे नेगेटिव चार्ज और यहां पर पाई बॉन्ड आया। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया नेगेटिव से पाई की तरफ बेटा। अच्छा हाँ, यहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। यहां पे N आया, यहां पे पाई बॉन्ड, और फिर उसके बाद क्या करूं भाई? यहां सॉरी पाई बॉन्ड यहां नहीं, यहां पे NH, यहां पे प्लस चार्ज, यहां पे पाई बॉन्ड, यहां पे नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज जब आगे बढ़ेगा नेगेटिव से हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर की तरफ, तो इस कार्बन पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5। एसिड के बारे में बात करो, ये तो देखो आपके सिलेबस में है एसिड, हर चीज आपके सिलेबस में, एसिड से आप और सीख सकते हो। पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, लोन पेयर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर की तरफ। इधर देखो, ये लोन पेयर इधर आया, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर RCO माइनस, डबल बॉन्ड OH, देखो इस पर कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा। पाई बॉन्ड तो इक्वल है, पहला रूल फेल। अनचार्ज स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन द चार्ज। कंट्रीब्यूशन एसिड का ज्यादा, इस वाले स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में ज्यादा। तो हाइब्रिड बनाओ, ये देखो हाइब्रिड RCOOH, यहां से यहां तक पाई बॉन्ड। अब देखो ये अनचार्ज है और ये क्या है? चार्ज है। अनचार्ज में ये प्लस है और यहां पे न्यूट्रल है, तो इस H वाले ऑक्सीजन पर क्या आया? पार्शियल प्लस आएगा, क्योंकि दूसरा वाला स्ट्रक्चर चार्ज है। और इस ऑक्सीजन वाले पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि दूसरा वाला स्ट्रक्चर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये हो गया एसिड का रियल स्ट्रक्चर। एसिड का कौन सा स्ट्रक्चर? रियल स्ट्रक्चर। दिस इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड, करेक्ट। तो कुछ और एग्जांपल्स आपको बताते हैं। तो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, 15th एग्जांपल। इसका नाम है कीटीन। पहले आप मुझे बता सकते हो कि इसमें किस टाइप का कॉन्जुगेशन है? क्या पाई पाई कॉन्जुगेशन है या पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन है? देखते हैं। किसी पाई बॉन्ड से स्टार्ट करो, मैं इस पाई बॉन्ड से स्टार्ट करता हूं। पाई बॉन्ड नेक्स्ट एटम पर लोन पेयर है, तो ये कॉन्जुगेशन कौन सा है? पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से होगा? लोन पेयर से पाई की तरफ। ये पाई पाई कॉन्जुगेशन नहीं है, याद रखना बेटा। क्यों? क्योंकि पाई के साथ अगले में एटम पे, इस एटम अगर पर पाई होता तो आगे होना चाहिए था पाई। तो ये पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन है, और पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन है तो ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेगा, देगा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर की तरफ। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर गया, ऑर्बिटल खाली हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया बेटा, तो CH2 पे देखो कौन सा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज। और यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड O, इस पर कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। स्टेबिलिटी की बारे में बात करो, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी कम, क्योंकि दोनों में पाई बॉन्ड इक्वल है, लेकिन एक अनचार्ज है, दूसरा क्या है? चार्ज है। तो इसका हाइब्रिड बनाते हैं। हाइब्रिड में CH2 एटम्स अपनी जगह पर ही रहेगा, C डबल बॉन्ड O, ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे हमने फैला दिया। इस ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आएगा,
क्योंकि बाद वाले स्ट्रक्चर में यहां प्लस है और वहां पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ कीटीन। अगला स्ट्रक्चर डाइजोमीथेन, कॉन्जुगेशन पाई, पाई के बाद अगले एटम पे पाई नेगेटिव कॉन्जुगेशन पाई और नेक्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज है। जब नेगेटिव और लोन पेयर होगा तो नेगेटिव विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ानी है। रेजोनेंस इज द स्टेबलाइजिंग फिनोमिना। नेगेटिव से पाई की तरफ जाएगा, देखो नेगेटिव से इधर आया तो ये पाई बॉन्ड आगे जरूर बढ़ेगा, क्योंकि हमें वैलेंसी का वायलेशन नहीं करना है। नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो CH2 के साथ सिंगल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां पर प्लस चार्ज, यहां पर माइनस चार्ज। स्टेबिलिटी फिर देख लो आप, प्लस माइनस तो दोनों पे पाई बॉन्ड इक्वल, N पे प्लस, N पे प्लस, N पे माइनस, C पे माइनस, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज तो ज्यादा स्टेबल होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज तो कम स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी A और B में किसकी ज्यादा होगी, A की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी B से। तो हाइब्रिड बनाओ भाई, तो जब हाइब्रिड बनाओगे स्केलेटन अपनी जगह पे रहेगा, CH2 N डबल बॉन्ड N, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन फैला हुआ, बीच वाले कार्बन पर पूरा पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहां पे प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां नेगेटिव, del1 नेगेटिव या del1 नेगेटिव, और यहां पे del2 नेगेटिव। ध्यान से देखना, del1 नेगेटिव बड़ा होगा कि del2 नेगेटिव, तो आंसर है कि जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में ज्यादा होगा। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो इसका नेगेटिव चार्ज N पर नेगेटिव है, तो यहां पे N पे नेगेटिव आएगा, तो del1 नेगेटिव विल बी ग्रेटर देन del2 नेगेटिव, del1 नेगेटिव विल बी ग्रेटर देन del2 नेगेटिव, यानी कि N पे नेगेटिव ज्यादा होगा और C पे नेगेटिव कम होगा। अगला स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलेट आयन, ये देखो कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन में हम देखें तो नेगेटिव से लेकर के पाई बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो कर दिया, इधर आया, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो यहां पे RCO माइनस डबल बॉन्ड O आ गया। दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, कोई डिफरेंस नहीं है, तो दोनों की स्टेबिलिटी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। C और O बॉन्ड लेंथ इक्वल है, CO बॉन्ड लेंथ इक्वल है कार्बोक्सिलेट आयन में। अगला देखो कार्बोनेट, मोनोथायोकार्बोनेट आयन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सल्फर से इधर की तरफ, नेगेटिव चार्ज से पाई बॉन्ड की तरफ गए, ये देखो आप, तो O माइनस CO माइनस डबल बॉन्ड सल्फर, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा O डबल बॉन्ड C, और यहां पर O इधर गया O माइनस, और ये डबल बॉन्ड, सॉरी, और यहां पर क्या गया, S माइनस आ गया। स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बताओ, देखो सबसे पहले आप ABC, सबसे पहले आप बच्चों को नोटिस करना है, पाई बॉन्ड हर में इक्वल है, फेल हो गया। दूसरा रूल, नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, O माइनस O माइनस O माइनस, फिर उसके बाद S माइनस S माइनस। एक रूल बता रहे हैं, नेगेटिव चार्ज अगर बड़े साइज के एटम पे प्रेजेंट हो, टॉप टू बॉटम अगर हम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में जाएं, जैसे F माइनस Cl माइनस, तो Cl माइनस विल बी मोर स्टेबल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बड़े एटम पर ज्यादा स्टेबलाइज होता है, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। Br माइनस पे और ज्यादा स्टेबल होगा, I माइनस पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेफर, N माइनस और O माइनस में O माइनस विल बी मोर स्टेबल, लेकिन O माइनस और S माइनस में सल्फर ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा है और बड़े एटम पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस पर भी S माइनस, इस पे S माइनस, पे O माइनस, इस पे O माइनस, तो इन दोनों की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी और इक्वल होगी देन दी C, क्योंकि C में O माइनस है और दूसरे पर O माइनस है। इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। तो 18th एग्जांपल में मैंने साइज की बता दिया बच्चों को बात। 19th एग्जांपल देखो आसान है, नेगेटिव से पाई की तरफ, ये नेगेटिव चार्ज इधर गया, ये पाई बॉन्ड इधर गया, तो CH2 डबल बॉन्ड CH O माइनस। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, पहले की स्टेबिलिटी ज्यादा या बाद की, बता सकते हो। पाई बॉन्ड दोनों में इक्वल है, यहां C माइनस है, यहां O माइनस है, B इज मोर स्टेबल देन दी A। तो अगर इसका हम हाइब्रिड बनाएं
तो हाइब्रिड बनाने में यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड रहेगा, यहां पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहां भी पार्शियल नेगेटिव आएगा। del 1 नेगेटिव विल बी ग्रेटर देन del 2 नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा है, और इसमें अगर यहां नेगेटिव चार्ज है तो यहां नेगेटिव भी ज्यादा पहुंचेगा। अगला एग्जांपल, नेगेटिव से देखो, नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इस बीच में दिखाई पड़ा। तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें ऐसे, ये नेगेटिव चार्ज ये आया, ठीक। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें, ये देखो पाई बॉन्ड इधर आया, पाई बॉन्ड इधर आया, ओ पर कौन सा चार्ज आया? माइनस चार्ज आया, ठीक। इसके बारे में बात करें तो नेगेटिव चार्ज को चाहे इधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, बात क्या है? बराबर है। ये देखो ओ माइनस एच एच, ये ए है और ये बी है। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? यहां सी माइनस है, यहां ओ माइनस है। ओ माइनस इज मोर स्टेबल देन द सी माइनस, मतलब बी की स्टेबिलिटी ज्यादा है और ए की स्टेबिलिटी क्या है बेटा? कम है। ए की स्टेबिलिटी क्या है? कम है, करेक्ट। अगला स्ट्रक्चर देखो 22 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ग्वानिडीन। इसमें कॉन्जुगेशन की बात करो। कॉन्जुगेशन देखो, ये लोन पेयर है, लोन पेयर सिग्मा पाई, ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा, ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है। जो कॉन्जुगेशन में होगा वही रेजोनेंस करेगा। ये दोनों लोन पेयर रेजोनेंस कर रहे हैं, ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा। आउट ऑफ 3 लोन पेयर, इस सब कॉपी में धीरे धीरे बेटा लिख लेना। आउट ऑफ 3 लोन पेयर, 2 लोन पेयर्स आर डीलोकलाइज्ड, 1 लोन पेयर इज लोकलाइज्ड। तो देखो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है। पहले मैंने इसको ट्रांसफर किया है, देखो इसको ट्रांसफर किया, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। अब यहां पर स्ट्रक्चर बना रहे हैं NH2 डबल बॉन्ड C, और यहां पर NH माइनस चार्ज, और यहां पर NH2। इसने इलेक्ट्रॉन दिया, यहां पे प्लस चार्ज आ गया। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है इसके रेस्पेक्ट में, जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बनेगा? NH2C डबल बॉन्ड NH2 प्लस NH माइनस। तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी देखो, ये अनचार्ज है और ये दोनों कैसे स्ट्रक्चर हैं? चार्ज स्ट्रक्चर है। स्टेबिलिटी A इज ग्रेटर देन B इक्वल टू C, B इक्वल टू C। अगर इसकी बात करें, यार इसका हाइब्रिड आप बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? तो इसका अगर हाइब्रिड मैं यहां बना दूं, ये देखो ये NH2 है, C NH2 स्केलेटन देखो मैंने बना दिया सिग्मा बॉन्ड से। अब इसका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन इस N पे जाएगा, इसका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन इस N पे जाएगा, यानी इस N पर खूब सारा इलेक्ट्रॉन होगा, देख लो। और इस N पर प्लस चार्ज आएगा, और इस N पर भी कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ग्वानिडीन। NH2 ने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसको इलेक्ट्रॉन दो साइड से मिलेगा, तो इस N पर ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी यार। तो देखो मैंने रेजोनेंस का हाइब्रिड बना दिया। इसके बारे में बात करो, कॉन्जुगेशन, लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई। इलेक्ट्रॉन फ्लो लोन पेयर से पाई की तरफ, देखो ये लोन पेयर इधर गया, तो ये पाई बॉन्ड से प्लस की तरफ चला गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये देखो NH2 डबल बॉन्ड C, NH2 प्लस चार्ज NH2। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यहां पे क्या बना है? NH2C डबल बॉन्ड NH2 प्लस। क्या नोटिस कर रहे हो? जैसा ये स्ट्रक्चर है, 1 प्लस 2 न्यूट्रल, 1 प्लस 2 न्यूट्रल, 1 प्लस 2 न्यूट्रल। इसका मतलब ऑल आर इक्वली स्टेबल। स्टेबिलिटी A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। अगर हम इसका हाइब्रिड बनाएं तो हाइब्रिड बनाएंगे बेटा, तो पता है क्या होगा? जब सभी की स्टेबिलिटी इक्वल होती है, इसका मतलब सारे करेक्टर इक्वल अमाउंट में हर एटम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। देख लो N, C और N की बॉन्ड लेंथ इक्वल है। पहली चीज यहां CN 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 N की बॉन्ड लेंथ, और एक जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो 3 नाइट्रोजन पर इक्वली स्कैटर्ड है। एक जो पॉजिटिव चार्ज है 3 नाइट्रोजन पर इक्वली स्टेबल है।
ये दोनों चीज आप GOC2 में पढ़ोगे, मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन पहले आप सीखो। ग्वानिडीन में C डबल बॉन्ड NH, NH2 NH2, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, इसने भी इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी। इस पर दो दो डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहा है, तो इसने दिया तो यहां पे प्लस, इसने दिया तो यहां पे प्लस। हाइब्रिड में दोनों पे प्लस, देखो दोनों पे प्लस आ गया। और दोनों का प्लस कैसे आया? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन कहां दिया? N पे दिया, देखो दोनों पे डबल नेगेटिव कर दिया, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। करेक्टर इक्वल नहीं होगा क्योंकि ए की स्टेबिलिटी ज्यादा है। स्टेबिलिटी ए, अनचार्ज स्ट्रक्चर मोर स्टेबल देन द चार्ज। अब इसी के काउंटर मैंने इसको लिया, प्रोटोनेशन इसका कर दिया, क्योंकि देखो हाइब्रिड में यहां पे नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं यहां H प्लस डाल दूं, इसमें H प्लस डाल दूं, तो H प्लस का यहां पे एसिड बेस रिएक्शन होगा। H प्लस अगर हम यहां डाल दें तो यहां पे देखो NH2 प्लस बन गया। NH2 प्लस बन गया, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, पाई बॉन्ड इधर गया तो इसने इलेक्ट्रॉन इधर दिया, यहां पे प्लस चार्ज आ गया। अगर इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है। इसके बाद लोन पेयर है, इधर से भी गया तो इधर से भी गया, करेक्ट। ये बन गया, दोनों की स्टेबिलिटी, तीनों की स्टेबिलिटी बराबर। तो हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन इक्वल है, कंट्रीब्यूशन इक्वल तो करेक्टर इक्वल। CN बॉन्ड लेंथ इक्वल, पॉजिटिव चार्ज 3 नाइट्रोजन पे डिलोकलाइज्ड होगा। अब बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, स्टेटमेंट के लिए, CN बॉन्ड लेंथ क्या है? इक्वल या अनइक्वल? क्या बोलोगे? अनइक्वल। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड के बारे में सोचोगे। कैसे सोचोगे? जब हमें रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आएगा। इसके बारे में देखो, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, साइक्लोपेंटाडाइन एनायन, इसके RS करें, देखो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर गया। थोड़ा इसको धीरे धीरे बनाएंगे, ये देखो ये पाई बॉन्ड आया, ये नेगेटिव और ये पाई बॉन्ड, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल। अगला स्ट्रक्चर, ये देखो ये नेगेटिव आगे बढ़ा, ये नेगेटिव इधर आया, ये पाई इधर गया, ये पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। अगला स्ट्रक्चर, ये पाई बॉन्ड इधर आया, इधर नेगेटिव चार्ज इधर आया, ये पाई बॉन्ड घूम करके यहां पे क्या बना दिया? नेगेटिव चार्ज बना दिया। अगला स्ट्रक्चर, स्केलेटन अपनी जगह पर, ये पाई बॉन्ड यहां है, 5 RS मिले, 1 2 3 4 5, सबकी स्टेबिलिटी इक्वल, ABCDE सब स्टेबिलिटी इक्वल। थोड़ा स्मार्टली काम करो। इसमें कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पाई नेगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, नंबरिंग करें क्या? देखो एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, 3 4 5, वन ने इलेक्ट्रॉन दिया, 3 ने ले लिया, क्योंकि 1 और ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में। 3 ने इलेक्ट्रॉन दिया, 5 ने ले लिया। 5 ने इलेक्ट्रॉन, ये 5 है, ये 5 है, 5 ने इलेक्ट्रॉन दिया, फिर 2 ने ले लिया। 2 ने इलेक्ट्रॉन दिया, 2 ने ले लिया। 2 ने इलेक्ट्रॉन दिया, किसने ले लिया? 4 ने ले लिया। हर एटम पर नेगेटिव चार्ज जा रहा है। देखो 1 पे नेगेटिव गया, फिर उसके बाद 2 पे नेगेटिव गया, फिर 3 पे नेगेटिव गया, फिर 4 पे नेगेटिव गया, 5 पे नेगेटिव गया। सभी की स्टेबिलिटी इक्वल है, सभी की स्टेबिलिटी बेटा इनकी इक्वल है। इसको मैं अगर कलेक्ट इस तरह से कर दूं, ये साइक्लोपेंटाडाइन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। अगर इसका हाइब्रिड बनाएं तो हाइब्रिड जब बनाएंगे तो नेगेटिव चार्ज पांचों एटम पर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये देखो नेगेटिव 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 नेगेटिव। इसको बनाने का एक तरीका और होता है, इसको एक तरह से और बना सकते हैं। ऐसे 5 मेंबर बना दिया, ये 5 मेंबर बना दिया, बीच में ऐसे सर्कल बना देते हैं और यहां पे एक नेगेटिव डाल देते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो पार्शियल पाई बॉन्ड है सारे कार्बन पर क्या है? इक्वली सारे कार्बन पर इक्वली स्कैटर्ड है, और नेगेटिव चार्ज अगर बीच में है डाल दिया, इसका मतलब हर 5 मतलब ऑल दी 5 कार्बन्स विल गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से आप बच्चों को हमने साइक्लोपेंटाडाइन के बारे में बात किया।
अब इसके बारे में बात करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो हमने पाई 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 नेगेटिव, बताओ यहां कितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं। तो 3 पाई बॉन्ड्स यहां है, 3 2 जा 6 और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे 8 प्लस 2 नेगेटिव चार्ज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। करेक्ट करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव से पाई की तरफ। देखो इसने इलेक्ट्रॉन दिया, नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन दिया। अब फिर मैं एक बार वही रिपीट करना चाह रहा हूं। आप सोचते होगे क्यों आप ऐसा कर रहे हो नेगेटिव से पाई की तरफ। भैया तभी जाके हाइब्रिड को एक्सप्लेन कर पाएंगे जो नेचर में पाया जाता है। जैसे देखो नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन इधर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, कॉन्जुगेशन में जो एटम है उस पर आया। ये देखो ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, यहां पे नेगेटिव चार्ज। फिर इसने इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाया, ये नेगेटिव चार्ज यहां से इलेक्ट्रॉन दिया और ये पाई बॉन्ड इधर आया। स्केलेटन वैसे का वैसे रहेगा बेटा। ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, यहां पे नेगेटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। फिर ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा आगे, ये पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। देखो इस नेगेटिव चार्ज ने यहां पाई बॉन्ड बनाया तो ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो यहां पे देखो नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर ये नेगेटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन दिया, ये इधर आया, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गया। तो इस तरह से आप बच्चों को ड्रॉ करना होगा और धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। ये पाई बॉन्ड यहां है, ये पाई बॉन्ड यहां है, ये पाई बॉन्ड यहां है, यहां पर पाई बॉन्ड आया और यहां पर क्या आया नेगेटिव चार्ज आया। करेक्ट। अब फिर अगर इसको घुमाओगे, इसको इधर किया और इसको इधर किया तो देखो नेगेटिव चार्ज कहां चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है बेटा। तो नेगेटिव चार्ज कहां चलाएगा, यहां चलाएगा। ये नेगेटिव चार्ज इधर आया, इधर गया, यहां पर पाई बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज इधर, ये इधर आया, ये पाई बॉन्ड इधर आया, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। थोड़ा स्पेस इधर नहीं है, मैं फिर भी नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, आप ड्रॉ कर लेना। इसने फिर इलेक्ट्रॉन दिया, ये पाई बॉन्ड देखो इधर आया, ये पाई बॉन्ड, यहां पे क्या गया नेगेटिव चार्ज आ गया। तो एक तो आरएसए मिला और एक आरएसए मिला। देखो पहला, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, यहां तक तो बच्चों को परेशानी नहीं आती। यहां तक तो आप बच्चों ने जिस तरह से हमने ड्रॉ किया यहां तक पहुंच गए। लेकिन जब नेगेटिव चार्ज इधर से फिर इधर गया तो आप कहते हो कि ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर और इस वाले स्ट्रक्चर को आप बोलते हो सेम है। नो, देखो इसमें ये नेगेटिव चार्ज की पोजीशन तो सेम है, बट ये पाई इलेक्ट्रॉन को देखो यहां पर, ये पाई बॉन्ड यहां दोनों के बीच में, ये पाई बॉन्ड दोनों के अलग है। तो ये वाला बेंजीन की रिंग और ये वाली बेंजीन की रिंग क्या है, अनइक्वल है। सिमिलरली ये वाली बेंजीन की रिंग और ये वाली बेंजीन रिंग क्या है, अनइक्वल है। तो इस तरीके से हमें टोटल आरएस इस मॉलिक्यूल के कितने मिले, 7 मिले। इसकी बात करते हैं पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो पाई से प्लस की तरफ। देखो ऐसे गया, यहां पे प्लस चार्ज, इस तरह से ये ऑर्बिटल खाली है और यहां पर पाई बॉन्ड बना हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन उठा के इधर चला गया। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रहा, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो ये प्लस चार्ज यहां आ गया, ऑर्बिटल ये खाली हो गया। दोनों की स्टेबिलिटी बराबर। हाइब्रिड जब बनाओगे बेटा, तो हाइब्रिड जब बनाओगे तो प्लस चार्ज दोनों एटम पर इक्वली क्या होगा, स्कैटर्ड हो जाएगा, और चार्ज स्कैटर्ड हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई। इसके बारे में बात करो। देखो ये पाई बॉन्ड इधर गया, पाई से प्लस की तरफ, यहां पे प्लस चार्ज आया,
यहां पर पाई बॉन्ड इधर आया, यहां पे प्लस चार्ज आया और यहां पर क्या लगा है OH। अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये देखो पाई बॉन्ड यहां आया, यहां पर पाई बॉन्ड आया, यहां पर O है और यहां पर H लगा, यहां पर प्लस चार्ज आ गया। क्लियर है बच्चों का? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, करेक्ट। तो प्लस चार्ज कहां कहां गया? प्लस चार्ज यहां पर गया, प्लस चार्ज यहां पर गया, प्लस चार्ज O पर गया। ठीक है बेटा? नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो पाई से प्लस की तरफ। देखो एक बार इलेक्ट्रॉन इधर आया तो प्लस चार्ज यहां चला गया, फिर इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्लस चार्ज यहां आया, प्लस चार्ज यहां पर भी आया, यहां पर भी आया। इसके बारे में देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो पाई से प्लस की तरफ, ये पाई बॉन्ड, यहां पे प्लस चार्ज, फिर उसके बाद इसको इधर कर दिया, सभी की स्टेबिलिटी बराबर, स्टेबिलिटी A इक्वल टू B इक्वल टू C। आपके मन में आ रहा होगा इसकी स्टेबिलिटी का क्या स्ट्रेंथ जाएगा, A B C में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? पहली चीज, जहां पर पाई बॉन्ड ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, C इज ग्रेटर देन A एंड B। अब A और B में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इक्वल है और यहां पे प्लस चार्ज है और यहां लोन पेयर है, अट्रैक्शन होगा, प्लस चार्ज लोन पेयर दूर दूर है, अट्रैक्शन कम होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। B इज ग्रेटर देन A। क्या बोला था मैंने बोला था अपोजिट चार्ज अगर पास पास होंगे तो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर बेटा? ऐसे इसको डिसाइड कर लेना। 30 क्वेश्चंस, इसको होते हैं ट्रोपाइलियम, ट्रोपाइलियम कैटायन। इसमें देखो घर पर जाके आप बनाना, इसके 7 RS मिलेंगे। देखो सिखाता हूं, पाई से प्लस की तरफ एक बार इलेक्ट्रॉन इधर गया, कुछ सिखाते हैं, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो, देखो प्लस चार्ज यहां आ गया, फिर इस पाई बॉन्ड को इधर कर दिया प्लस चार्ज की ओर, प्लस चार्ज इधर चलाएगा, प्लस चार्ज यहां आ गया। इस तरह से आप रोटेट करते जाओगे तो टोटल RS हमें कितने मिलेंगे, 7 RS मिलेंगे और सभी की स्टेबिलिटी इक्वल होगी। इसके हाइब्रिड की अगर हम बात करेंगे तो हाइब्रिड इसका कुछ ऐसे बनाना होगा, 7 कार्बन, पाई बॉन्ड ऐसे फैला हुआ, बीच में प्लस डाल देंगे। इसका मतलब कि हर एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्या है, डीलोकलाइज्ड है। इसे कहते हैं बेंजाइल कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बोकैटायन। इसके RS मिलते हैं 5 RS। एक तो ये खुद है, दूसरा अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया पाई से प्लस की तरफ, CH2 यहां पे प्लस चार्ज, फिर आगे बढ़े, CH2 यहां पे प्लस चार्ज, फिर आगे बढ़े, पाई बॉन्ड प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड CH2, फिर आगे बढ़े, पाई बॉन्ड CH2 प्लस चार्ज। अब देखिए ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल है, लेकिन इसमें प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज। आगे पढ़ोगे, एक होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन, एक होता है लीनियर कॉन्जुगेशन। ये क्रॉस में है, ये पॉजिटिव चार्ज कहां पर है, क्रॉस में है, और ये पॉजिटिव चार्ज लीनियर में है। तो लीनियर की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है देन दी क्रॉस। तो इन दोनों की स्टेबिलिटी बराबर होगी और कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। भाई इतना तो जरूर है कि ये जो इलेक्ट्रॉन अंदर से जब बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा, ऑर्थो पैरा मेटा समझते हो, ऑर्थो पर आएगा, पैरा पे आएगा, ऑर्थो पे आएगा, मेटा पे नहीं आएगा। तो इसका अगर हम हाइब्रिड बनाएं बेटा, अगर इसका हम हाइब्रिड बनाएं तो हाइब्रिड कुछ इस तरह से मिलेगा। ये देखो CH2
यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, यहां पर प्लस। ऐसे इसे कहते हैं बेंजाइल कार्बेन एनायन, बेंजाइल कार्बेन एनायन। इसका अगर हम, इसके भी 5 RS मिलेंगे, ठीक है भाई। अब अगर इसकी हम 5 RS ऐसे करना, नेगेटिव चार्ज ऐसे अंदर आएगा यहां पे, नेगेटिव से पाई की तरफ, ऑर्थो पर नेगेटिव, जैसे यहां पे नेगेटिव आया, फिर यहां पे नेगेटिव आएगा, फिर यहां पे नेगेटिव आएगा। तो इसका जब हाइब्रिड बनाएंगे तो ऑर्थो पैरा पे यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, CH2, यहां पे नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव। यह है रेजोनेंस हाइब्रिड। थोड़ा मैंने शॉर्टकट मारा है, बना लेना घर पर। नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज कहां आएगा, इसने इलेक्ट्रॉन दिया इस कार्बन पे आएगा, फिर इसने इलेक्ट्रॉन दिया इस कार्बन पे आएगा, फिर इसने इलेक्ट्रॉन दिया इस कार्बन पे आएगा, फिर वापस वही स्ट्रक्चर मिल जाएगा। 33 क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। ये बैक बॉन्डिंग इज ऑल्सो रेजोनेंस, आप बच्चों को बताया था मैंने, बैक बॉन्डिंग इज ऑल्सो रेजोनेंस। कार्बोकेटाइन ऑर्बिटल वैकेंट है, ये देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो लोन पेयर से पॉजिटिव की तरफ, देखो हो गया नहीं हो गया। ऐसे ये भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे देगा, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन दे देगा, फास्फोरस भी इलेक्ट्रॉन दे देगा क्योंकि फास्फोरस के पास भी लोन पेयर है, सल्फर भी इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो अगर हम इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाए, CH2 डबल बॉन्ड NH2 प्लस, या डबल बॉन्ड OH प्लस, या डबल बॉन्ड फ्लोरीन प्लस, तो इस तरीके से डबल बॉन्ड PH2 प्लस, डबल बॉन्ड SH प्लस, डबल बॉन्ड Cl प्लस, जिस तरह से आया। स्टेबिलिटी ऊपर और नीचे वाले में, इसको अगर हम B बोल लें, ऊपर वाले को A कर लें, तो स्टेबिलिटी B की ज्यादा होगी, A की कम और B की ज्यादा, करेक्ट। इंपॉर्टेंट मैं लिखाना चाहूंगा और इसको मैं अलग कलर पेन से, अलग पेन से मैं इंपॉर्टेंट लिखूंगा। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये रेजोनेंस करेगा, आप बोलोगे हाँ रेजोनेंस करेगा क्योंकि सर आपने बताया है कि बैक बॉन्डिंग इज ऑल्सो रेजोनेंस, तो यहां बैक बॉन्डिंग हो रहा है। बैक बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है, एक ऑर्बिटल बगल अगर खाली है तो बगल वाले एटम पर क्या हो, या तो लोन पेयर हो या तो नेगेटिव चार्ज हो। चलो इससे इसने बना लेते बच्चे, लेकिन एग्जामिनर इस स्ट्रक्चर को देते हैं, अब बोलते हैं कि बताओ इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। होगा। अगर मैं इस स्ट्रक्चर से इसको बना सकता हूं तो इससे तो इसको बना सकता हूं। इलेक्ट्रॉन को इस तरह से आपने डीलोकलाइज कर लिया, देखो ऐसे डीलोकलाइज कर लिया, इंपॉर्टेंट है, बच्चे गड़बड़ करते हैं। इसको हमने डीलोकलाइज कर लिया तो देखो इस कार्बन पे प्लस आ गया। अगर ये OH यहां लगा होता तो डीलोकलाइज कर देते तो कार्बन पे क्या जाता, प्लस आ जाता और ये वाला स्ट्रक्चर फिर से बन जाता। इस तरीके से हमने आपको 33 एग्जांपल से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिखाया, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं उसको सिखाया, और स्टेबिलिटी के बारे में बात किया। स्टेबिलिटी के बारे में अलग से कुछ एग्जांपल क्वेश्चन के फॉर्म में हम आपको डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बाद इस 33 एग्जांपल्स के बाद हम आप बच्चों को यह सिखाएंगे ऐसे कौन कौन से हाइपोथेटिकल लेविस स्ट्रक्चर हैं जिसको IUPAC ने इनवैलिड कर दिया कि ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे तो आप उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं मानोगे। तो बेटा आपको छोटे छोटे पॉइंट्स आप बच्चों को बताना चाहेंगे। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, दे देते हैं कोई स्ट्रक्चर और बोलते हैं कि विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो आपको मैंने कई बार बताया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में स्केलेटन सेम होगा, यानी कि बॉन्डेड एटम्स की पोजीशन फिक्स्ड रहेगी, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटाडाइन, हमने लिखा कि नोट 1 में फॉलोइंग are not considered as resonating structure of butadiene। ब्यूटाडाइन जैसे ये देखो 1 2 3 4 एटम्स अपनी जगह पे होंगे। ये देखो इन्होंने क्या कर दिया, ट्रायंगल बना दिया। दूसरे में देखो इन्होंने क्या किया, पाई बॉन्ड को उठा के इधर किया और एक पाई बॉन्ड को, इसके H को उठा के हटा। इसको अगर हम ओपन करें देखो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। आप नोटिस कर सकते हो जब भी स्केलेटन चेंज हो जाए तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को नहीं मानना। ये भी देखो, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। एडजेसेंट अगर प्लस माइनस आ जाए
एडजेसेंट कार्बन पर अगर प्लस माइनस आ जाए तो आईयूपीएसी ने बोला कि इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ट्रीट मत करो। क्यों ट्रीट मत करो? क्योंकि प्लस माइनस अगर अगल बगल होगा ना तो तुरंत बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो प्लस प्लस अगल बगल नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस भी अगल बगल नहीं होना चाहिए। तो देखो यहां पे अगर मैं ऐसा करूं इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, इस पाई बॉन्ड को उठा के यहां कर दूं, यहां नेगेटिव और प्लस डालूं, पलट दूं, यहां पे नेगेटिव और प्लस डालूं, तो ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। उल्टा इसको इधर करूं, यहां नेगेटिव और प्लस डालूं, इसको इधर करूं प्लस प्लस डालूं, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं। यहां पे सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, लेकिन इन्होंने क्या किया यहां पर ये पाई बॉन्ड तो बीच में बना दिया, एक फ्री रेडिकल इधर कर दिया, एक फ्री रेडिकल इधर कर दिया, तो यहां पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होगा। मेरे ख्याल से क्लियर है बच्चों को? इसको बनाने के लिए लोग बच्चे ऐसे सोचते हैं, सर यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था जिसने उधर बॉन्ड बनाया था, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ने उधर बॉन्ड बनाया था, यहां पे इलेक्ट्रॉन ने इधर बॉन्ड बनाया था, इसने भी इसका ओवरलैप किया था। बच्चे कहते हैं सर इन से बॉन्ड बना दिया, अनपेयर्ड कर दीजिए, गलत हो जाएगा। एक और एग्जांपल देते हैं, ये भी देखो बहुत सुपरहिट एग्जांपल है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन 2 स्ट्रक्चर में तलाश करना है। बता सकते हो पहला वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि दूसरा वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? सोच के बताओ, पॉज करके बताओ। अब देखो पहले वाले में अगर नोटिस करो, पहले वाले में यहां कीटोन है और यहां पे उन्होंने OH लगा दिया, तो देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या? बिल्कुल ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये इसका इनॉलिक फॉर्म है। आप पढ़ोगे टॉटोमर में पढ़ोगे इसको, ये इसका इनॉलिक फॉर्म है। लेकिन नीचे वाले में उन्होंने क्या किया? पाई बॉन्ड को इधर किया, इस पाई बॉन्ड को इधर किया, प्लस माइनस, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ऊपर वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है।